जहां एक तरफ 4 लाख टन गेहूं चोरी हो चुका है और इसे चुराया किसने है, तो वहीं मैक्सार की एक सैटेलाइट इमेज क्यों इतना ज्यादा बवाल खड़ा कर रही है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ क्या इजराइल ने भारत का बदला ले लिया है, मोसाद ने क्या बदला लिया है जो दिल्ली में हुआ था उसके साथ, उसका जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अब बाजी थोड़ी पलटती हुई नजर आ रही है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि मात्र 70 दिनों का गेहूं दुनिया के पास बचा हुआ है और यूएन भारत को शिक्षा देने में लगा हुआ है कि तुम अब ऐसा मत करो, तुम तो हमारे खाने में रोक टोक मत लगाओ, एक्सपोर्ट बैन मत करो, चाहे काला बाजारी होने दो पर एक्सपोर्ट पे बैन न लगाओ। खैर, आधिकारिक तौर पर भले ही ये काला बाजारी की बात न कही हो, लेकिन यूएन के कहने का मतलब कुछ वैसा ही निकलता है। पर अब एक सैटेलाइट इमेज को आधार बनाकर बहुत बड़ी बात कही जा रही है, लेकिन ये पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। ये बात तो बहुत सही है कि रूस ने इस पूरे फूड क्राइसिस के लिए सीधे सीधे अमेरिका को और नाटो को जिम्मेदार माना है और कहीं न कहीं बाइडेन इसके लिए जिम्मेदार हैं भी। न रूस और यूक्रेन की ये लड़ाई छिड़ती, न ये मामला इतना ज्यादा बढ़ता और न खाद्यान्न का संकट दुनिया भर में बढ़ता। पर ये बात भी है कि रूस के अंदर गेहूं की पैदावार बहुत अच्छी हुई है और रूस के पास भंडारण भी है काफी। अब रूस के पास जहाँ भंडारण है काफी, तो वहीं यूक्रेन के हालात ऐसे नहीं थे जिसमें कि वो फसल को अच्छे से काट सके या फसल पर ध्यान दे सके। जेलेंस्की का तो पूरा ध्यान युद्ध पर ही लगा हुआ था, ऐसे में गेहूं की फसल पर क्या ध्यान देंगे। सूरजमुखी का तेल भी यूक्रेन से दुनिया को सप्लाई होता था, यहाँ तक कि भारत को भी सप्लाई होता था, लेकिन यूक्रेन ने उसे सप्लाई करना भी बंद कर दिया। जहाँ तक रूस की बात करें तो रूस के हाथ में एक दूसरी शक्ति जो गेहूं के रूप में है वो आ चुकी है और पश्चिमी दुनिया बहुत अच्छे से जानती है कि हमने इतना सारा प्रतिबंध लगाया हुआ है रूस के ऊपर, तो रूस तो हमें देने से रहा और रूस जो कह रहा है दुनिया भी मानेगा कि हाँ बिल्कुल रूस सही कह रहा है। ये सारी क्राइसिस खड़ी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका वगैरह की वजह से। लेकिन क्या रूस अब मिडिल ईस्ट देशों को गेहूं पहुंचा रहा है? मिडिल ईस्ट देशों को क्या चोरी छिपे गेहूं पहुंच रहा है और ये गेहूं क्या यूक्रेन का है? दरअसल सैटेलाइट की तस्वीर में ये दिखाया जा रहा है कि काला सागर में चल रही है कालाबाजारी, जहां पर रशियन शिप जो है वो 30 मीट्रिक टन कैपेसिटी वाली है, ये माल लोड कर रही है और ये माल लेकर पहुंचती है कई इलाकों में, लेबनान में भी पहुंचती है, वहां पर उसके डॉक को इजाजत नहीं मिलता है। लास्ट में ये सीरिया में पहुंचती है और सीरिया में ये अनलोड होता है सारा गेहूं और सीरिया से फिर ये मिडिल ईस्ट के देशों में शायद ब्लैक मार्केटिंग के जरिए, तस्करी के जरिए पहुंच रहा है। खैर, जिस जगह से जिस पोर्ट की बात की जा रही है काला सागर की, वो पोर्ट यूक्रेन के नजदीक पड़ता है। ये कारण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि पहले भी रूस इस रूट का इस्तेमाल करता था। हो सकता है कि ये गेहूं का माल उसका खुद का हो, क्योंकि रूस भी तो उत्पादन करता है। ऐसा तो नहीं है कि रूस उत्पादन नहीं करता है, रूस भी बड़े पैमाने पर गेहूं का उत्पादन करता है और रूस ने ये कहा है कि अगस्त महीने से हम कई मिलियन टन गेहूं बेचने को तैयार हैं। अब जाहिर सी बात है जो जो देश खरीदने को तैयार होंगे वो तो कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे। रूस के इस बाजी मारने के बाद कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि पश्चिमी मीडिया भी बौखलाई हुई है और पश्चिमी प्रोपेगेंडा भी चलना शुरू हो चुका है कि रूस ने यूक्रेन से गेहूं चुराए। हालांकि इस तरह के आरोप और भी लग रहे हैं कि एग्रीकल्चर के सामान चुरा लिए हैं, ट्रैक्टर वगैरह चुरा लिए हैं, गेहूं चुरा लिए हैं ताकि खाद्यान्न का संकट खड़ा हो जाए। हालांकि कहते हैं जंग में सब कुछ जायज होता है, जब जंग ही चल रहा है तो यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, इसकी पुष्टि कोई नहीं कर सकता है। असल कारण जो है उस कारण को अभी तक नजरअंदाज किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि ईरान पर हुआ है हमला और ये हमला अब अलग मोड़ ले रहा है। इजराइल ने साल 2012 में एक बहुत बड़ी घटना को फेस किया था। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन इजराइल को बड़ी चोट पहुंची थी क्योंकि इजराइल का दूतावास था और इजराइल के दूतावास के सामने ये हमला हुआ था। कोई इसमें मारा नहीं गया था, पर हाँ भारत को भी इस बात का बहुत दुख हुआ था क्योंकि ये सारा इशारा जा रहा था कि भारत में जो ये हरकत हुई है ये ईरान की तरफ से हुई है। ईरान दरअसल ये दिखलाना चाहता है मोसाद को, मोसाद जो
कि इजराइल की खुफिया एजेंसी है कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, हम तुम्हारे ऊपर या तुम्हारे राजदूतों के ऊपर हमला कर सकते। और इससे मोसाद और भारत की टीम दोनों मिलकर जांच में जुट गई थी कि आखिर कौन है जो इन सब के पीछे है। तो इजराइल ने साल 2012 का ये बदला ले लिया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में रविवार को मार गिराया गया रिवोल्यूशनरी गार्ड का कर्नल सैयद खुदायरी, जो कई देशों में इजरायली राजदूतों पर हमले करता था। ईरान के विरोधी गुटों से जुड़ी न्यूज वेबसाइट ईरान इंटरनेशनल ने भी कर्नल हसन के मारे जाने की पुष्टि की है। माना जा रहा है कि ईरान में घुसकर इस हत्याकांड को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने अंजाम दिया है। कहा जाता है कि कर्नल हसन साल 2012 में नई दिल्ली में जो इजरायली राजनयिक पर हुए कार हमला हुआ था उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। नई दिल्ली के बहुत ही सुरक्षा वाले इलाके में हुए इस हमले में इजरायली राजनयिक की पत्नी घायल हो गई थी। ये 2012 का कांड था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कर्नल हसन एक दिन बाद थाईलैंड में हुए सिलसिलेवार हमले के लिए भी जिम्मेदार। ईरान ने इस हत्याकांड का बदला लेने का प्रण किया है, लेकिन उसे सीधे तौर पर अभी इजराइल को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इजराइल ने दुनिया भर में अपने दूतावास को कर दिया था अलर्ट, और अभी भी अलर्ट कर दिया गया है और कहा यह गया है कि हो सकता है ईरान इसके लिए आपराधिक कार्रवाई करे, कोई आतंकी घटना करे, क्योंकि मोसाद के ऊपर उसका शक जा रहा है। तो इसके तहत जितने भी राजदूत हैं वो पहले से तैयार रहे तो ज्यादा रहे। आपको बता दें, एक के बाद एक ईरान में कई तरह के लिस्ट हैं जो अभी भी बने हुए हैं और दोनों ही देश एक दूसरे को तबाह करने के लिए लगे हुए हैं। पर दूतावासों को हाई अलर्ट पे रखने का मतलब ये है कि आने वाले समय में संकट और भी ज्यादा गहरा सकता है। वैसे जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको, तैयारी कर रहे हैं इजराइल और ईरान दोनों आपस में लड़ने का। इस बीच जो पूर्व राष्ट्रपति थे उन्होंने एक बड़ी चेतावनी दी है और कहा है ये खून जाया नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा और हम इसका बदला ले। वैसे ईरान किस किस का बदला लेगा ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत लंबी लिस्ट बन गई है। पहले ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट जनरल सुलेमानी और अब ये कर्नल, अब इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं, परमाणु रिएक्टर, परमाणु एजेंसी और खुफिया एजेंसी के तो नंबर लगे हुए। वैसे 2012 में हुए हमले का बदला मोसाद ने लिया और ऐसी ही घटना हाल फिलहाल में भी हुई थी जो मोसाद को काफी एक्टिव रखे हुए है। वैसे आपको क्या लगा है, क्या इजराइल ईरान अब भिड़ेंगे? कमेंट कर राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।